अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में अगेन वन शॉट लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं और आज हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। और इस चैप्टर को आज हम पूरा थियोरेटिकल वे में पूरा कवर करेंगे। इस चैप्टर के अंदर काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स हैं, उस न्यूमेरिकल्स को हम इस वीडियो में कवर नहीं कर पाएंगे। उसका रीज़न ये है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बहुत लेंथी हो जाएगी, तो इसीलिए हम नेक्स्ट वीडियो में जिसके फ़ौरन बाद आएगी इंशाल्लाह उसमें न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे ट्रिक्स की हेल्प के थ्रू कि किस तरीके से शॉर्ट वे में आप शॉर्ट टाइम में उसको कर सको। बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स होते हैं क्योंकि केसी के आप लोगों ने किए होंगे फर्स्ट ईयर में ऑफ कोर्स, तो आप लोगों को आइडिया होगा थोड़ा बहुत कि कैसे न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो हम उन न्यूमेरिकल्स को कोशिश करेंगे कि शॉर्ट वे में करने की कोशिश करें और टाइम उसमें कम से कम कंज्यूम हो। तो आज चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर में सबसे पहले हमारे पास है केमिकल इक्विलिब्रियम। जो चैप्टर का नाम है उसकी डेफिनेशन है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि स्टेट इन रिवर्सिबल रिएक्शन व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन बिकम कांस्टेंट। केमिकल इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट होती है किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में। रिवर्सिबल रिएक्शन आई होप आप लोगों को बात पता होगी, वो रिएक्शन जो दोबारा प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में आ सकता है। पहले रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, दोबारा प्रोडक्ट रिएक्टेंट में आ जाए और इस तरीके से लूप में चलता रहे, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं। तो इसके अंदर एक पॉइंट पे एक ऐसी स्टेट आती है कि जब जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है और जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है ये कांस्टेंट हो जाती हैं और फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की जो रेट है यानी कि जिस स्पीड से रिएक्शन फॉरवर्ड मूव कर रहा है प्रोडक्ट की तरफ, उसी स्पीड से प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो ये स्टेट कहलाती है इक्विलिब्रियम की स्टेट। ये कहलाता है केमिकल इक्विलिब्रियम। जैसे कि ये एक रिएक्शन हमने लिया हुआ है H2 + I2 2HI। अब इनिशियली क्या होगा, अभी मेरे पास मैं कंसीडर कर रही हूँ कि मेरे पास टाइम जो है वो अभी 0 सेकेंड है, यानी कि अभी टाइम 0 से स्टार्ट हुआ है। तो मुझे आप सोच के बताओ कि क्या होगा। अभी रिएक्शन स्टार्ट हुआ है तो H2I2 अभी रिएक्शन करना स्टार्ट हुए होंगे, है ना, और ये रिएक्शन करके HI में कन्वर्ट होना शुरू हुए होंगे। तो इनिशियली जब रिएक्शन स्टार्ट होगा क्या मेरे पास HI मौजूद होगा? बिल्कुल सही आपने सोचा, नहीं होगा, क्योंकि अभी तो ये रिएक्शन होना स्टार्ट हुआ है ना। ये दोनों मिक्स होंगे, देन रिएक्शन करेंगे, फिर थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर ये इधर से इधर कन्वर्ट होना शुरू होंगे, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, 10 सेकेंड 20 सेकेंड 1 मिनट 2 मिनट टाइम तो लगेगा। तो अब शुरू में क्या है कि मेरे पास ये जो रिएक्टेंट है रिएक्शन के स्टार्ट में इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ है ना। अभी इन दोनों की कंसंट्रेशन सबसे पीक पर होगी और इसकी कंसंट्रेशन सबसे लो होगी, बिल्कुल कम होगी। तो इनिशियली फॉरवर्ड रेट फास्ट होगा। क्यों फास्ट होगा? क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, ये ज्यादा रिएक्शन करके 2HI में कन्वर्ट हो रहे होंगे। और बैकवर्ड रिएक्शन की जो रेट है वो स्लो होगी क्योंकि अभी इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ये दोनों रिएक्शन करके यहाँ जा रहे होंगे। फिर जब धीरे धीरे ये इधर जाके कन्वर्ट हो जाएंगे बहुत ज्यादा अमाउंट में और इसकी भी अच्छी खासी कंसंट्रेशन हो जाएगी, तो फिर HI वापस H2 और I2 में कन्वर्ट होना शुरू होगा क्योंकि शुरू में इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड पीक पर होगी। फिर जब इसमें कन्वर्ट हो जाएगा इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, फिर ये इसकी कंसंट्रेशन पीक पर होगी, तो ये तेजी से इसमें कन्वर्ट हो रहा होगा और ऐसे चलता रहेगा। फिर एक पॉइंट आएगा कि ये दोनों की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएंगी और इन दोनों की स्पीड बराबर हो जाएगी, तो वो पॉइंट कहलाएगा केमिकल इक्विलिब्रियम। कुछ कंडीशंस होती हैं इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने की कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा इक्विलिब्रियम आए और हमारा इक्विलिब्रियम आने के बाद कांस्टेंट रहे, बदले ना, तो उसके लिए कुछ बातें हैं उसको हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले क्लोज सिस्टम, कि जो जहाँ पे भी आप इक्विलिब्रियम जिस भी रिएक्शन में लाना चाहते हो उस रिएक्शन को किसी बंद जगह पे करवाना है, उसका कॉन्टेक्ट हवा से ना हो, ठीक है। दूसरा क्या है कि टेम्परेचर प्रेशर और वॉल्यूम कांस्टेंट रहे, यानी कि जिस कंडीशन पे उस टेम्परेचर को आपने स्टार्ट करवाया है स्टार्ट से लेके एंड तक जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता उसका टेम्परेचर प्रेशर और वॉल्यूम चेंज ना हो और इक्विलिब्रियम आने के बाद भी वो चेंज ना हो, सेम रहे, वरना इक्विलिब्रियम खराब हो जाएगा। उसके बाद है बैक
एंड फॉरवर्ड रेट सेम हो जाएगी। और इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशन है कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड रेट जो है वो सेम हो जाएगी, स्पीड सेम हो जाएगी। और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाएंगे, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट हो जाएगी। लेकिन जरूरी नहीं है कि सेम हो, यहाँ पे कांस्टेंट और सेम को मिक्स मत कर देना। सेम का मतलब है एक जैसी, कांस्टेंट का मतलब है जो चीज चेंज ना हो रही हो। तो इनकी स्पीड एक जैसी होगी लेकिन इनकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगी। अलग हो सकती है लेकिन सेम मतलब कांस्टेंट रहेगी, यानी कि बदलेगी नहीं, वही रहेगी। ऐसा हो सकता है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन फॉर एग्जांपल 10 है, ठीक है, 10 मोल पर डीएम क्यूब है, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 20 मोल पर डीएम क्यूब है। अभी इनकी इतनी ही रहे, इक्विलिब्रियम चलता रहे, उनकी कंसंट्रेशन इतनी ही रहे, तो ये चीज कहलाएगी कांस्टेंट होना। सही है। सेम कब होगी? मैं कहूँ कि प्रोडक्ट भी 10 मोल पर डीएम क्यूब है और रिएक्टेंट भी 10 मोल पर डीएम क्यूब है, तो ये सेम कहलाएगी। लेकिन जो चीज चेंज नहीं हो रही वो कांस्टेंट है। उसके बाद है वेज टू रिकॉग्नाइज। अब हमें पता लगाना है कि किसी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम है भी या नहीं, आ भी रहा है या नहीं आ रहा। तो कुछ तरीके हैं उसके। सबसे पहले है फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में हम क्या करते हैं, किसी भी सॉल्यूशन, जैसे कि फॉर एग्जांपल यही सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन है एक बॉटल में H2 + I2 मिलकर 2HI बना रहे हैं और ये रिएक्शन हो रहा है। अब मुझे पता लगाना है कि इसके अंदर इक्विलिब्रियम आया है कि नहीं आया। तो मैं क्या करूंगी, इस बॉटल में से यूवी यानी कि यूवी रेज हो गई और इंफ्रारेड विजिबल रेज, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज, इन सबको मैं पास करवाऊंगी उस सॉल्यूशन से, उस मिक्सचर से जिसमें रिएक्शन हो रहा है, ये वाला। जब मैं इसमें से पास करवाऊंगी तो क्या होता है कि कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एब्जॉर्बेंस के। जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी, फिर उसके बाद जितनी कंसंट्रेशन होगी उतनी वो सॉल्यूशन इन लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। तो फिर उस लाइट को उस सॉल्यूशन से पास करने के बाद हम उस लाइट को एनालाइज करते हैं। एक खास डिवाइस होती है जिसको कहा जाता है स्पेक्ट्रोमीटर डिवाइस। इसके अंदर ये होता है कि एब्जॉर्बेंस यानी कि जो लाइट एब्जॉर्ब हो गई है उसके बाद जो लाइट जा रही है उसको ये एनालाइज करता है। एनालाइज करने के बाद हमें बताता है कि भाई क्या चल रहा है सॉल्यूशन के अंदर, रिएक्शन कहाँ तक पहुंचा और इक्विलिब्रियम आया भी है कि नहीं आया, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं केमिकल मेथड की तरफ। केमिकल मेथड में हम लोग जो है सिंपल ही हमारा न्यूमेरिकल ही है जो हम लोग कर रहे होते हैं। हम लोग खुद से कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। कैसे कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रिएक्शन है ये, जिसके अंदर ये एस्टेरिफिकेशन का रिएक्शन है। आप लोगों ने सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा कि जिसके अंदर इथेनोइक एसिड और इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन करवाते हैं तो इथाइल इथेनोएट बनता है और वाटर बनता है। तो एस्टर बनता है, पानी बनता है, इन दोनों से मिलके अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड। हमने कहा इनकी कंसंट्रेशन इनिशियली, इसकी कंसंट्रेशन मैंने A कही, इसकी कंसंट्रेशन मैंने B कही, और इनिशियली यानी कि जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो इन दोनों की कंसंट्रेशन 0 होंगी। चेंज क्या आया, इसके जो भी कंसंट्रेशन है उसमें -x का चेंज आया। यानी कि क्या मतलब कि जो भी कंसंट्रेशन A है उसके अंदर कमी आ रही होगी ना शुरू में, क्योंकि ये कन्वर्ट हो रहा है इसके अंदर, ये कम हो रहे होंगे और ये कन्वर्ट हो रहे होंगे इसके अंदर, है ना। तो जो भी इसकी कंसंट्रेशन है उसमें से -x यानी कि कुछ ना कुछ कमी आ रही होगी। x मुझे नहीं पता कि 1 मोल पर डीएमक्यू की कमी है, 2 मोल पर डीएमक्यू की कमी है, मुझे नहीं पता। सिमिलरली B के अंदर भी जो भी इसकी कंसंट्रेशन है उसमें -x का चेंज आ रहा होगा, यानी कि कुछ ना कुछ इसकी कंसंट्रेशन में कमी आ रही होगी। और यहाँ पे देखो +x लिखा हुआ, यानी कि ये प्लस की तरफ, यानी कि ये बढ़ रहे होंगे। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे A - x हो जाएगा, यानी कि जो भी इसकी कंसंट्रेशन थी उसमें से -x होगा। -x का मतलब क्या, ये जो कमी आई है वो यहाँ पे जाके कंसंट्रेशन इसकी बना रहे होंगे। -x जो यहाँ से कम हुआ है वो यहाँ पे जाके इनको बनाने में मदद कर रहा होगा, तभी इक्विलिब्रियम पे इसका A - x होगा और इसका B - x होगा, और इनका x और x ही रहेगा क्योंकि इनकी में कंसंट्रेशन में तो कमी नहीं आ रही है। तो ये हो गया। अब मैंने क्या करा, इन कंसंट्रेशंस पे इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट है यानी कि केसी की इक्वेशन अप्लाई करी। तो प्रोडक्ट मेरे पास क्या है, ये दोनों है, तो मैंने इन दोनों का स्क्वायर लिख दिया। आप चाहो तो इसको, अगर कंफ्यूजन हो रही है तो
तो आप इनको ऐसे भी लिख सकते हो कि x इंटू एक्स, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है ना फॉर्मूला, तो आप प्रोडक्ट ऐसे रखोगे और रिएक्टेंट क्या है, कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम वाली कंसंट्रेशन हमें देखनी होती है केसी में। तो ये इसकी a माइनस एक्स है, इसकी b माइनस एक्स है, तो मैंने वैल्यूज रख दी, तो मेरे पास इस तरीके का फॉर्मूला आ जाएगा और मैं इस फॉर्मूले के थ्रू किसी की भी कंसंट्रेशन निकाल सकती हूँ जिसकी भी मैं चाहती हूँ। तो केमिकल मेथड में हम ये कर रहे होते हैं। अब इस फॉर्मूले के थ्रू मुझे जो चीज, अब कोई एक चीज मुझे अननोन होगी, बाकी की चीजें मुझे गिवन होंगी, जो भी चीज अननोन है यहाँ पे फॉर्मूले में रख के मैं निकाल सकती हूँ। ठीक है, उसके बाद है लॉ ऑफ मास एक्शन। फर्स्ट में आप लोगों ने इसकी काफी लंबी चौड़ी सी डेरिवेशन है वो की होगी, यहाँ पे हमें डेरिवेशन तो नहीं करनी है, यहाँ पे हमें सिर्फ फॉर्मूला से मतलब है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो स्टेटमेंट देखता है कि लॉ ऑफ मास एक्शन की स्टेटमेंट क्या कहती है कि रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास, कि वो स्पीड जिसपे कोई एक रिएक्टेंट या कोई एक सब्सटेंस रिएक्शन कर रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनली उसकी एक्टिव मास यानी इसकी कंसंट्रेशन के। एक्टिव मास का मतलब क्या होता है, एक्टिव मास मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ यानी कि कंसंट्रेशन। तो एक जो रिएक्टेंट है या एक सब्सटेंस जो रिएक्शन कर रहा है, जो उसकी रिएक्शन करने की स्पीड है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है उसके एक्टिव मास पे, और द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स। और पूरे रिएक्शन में, पूरे केमिकल रिएक्शन में जो पूरे केमिकल रिएक्शन की स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस का क्या मतलब है कि जो रिएक्टेंट्स है, जितने भी रिएक्टेंट्स है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे H2 और I2 है, दो रिएक्टेंट्स हैं, तो इन दोनों की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट यानी कि इन दोनों की कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेट। सही है, तो ये इसकी छोटी सी स्टेटमेंट हो गई। हम ड्राइव करते थे फॉर्मूला, तो फॉर्मूला हमारे पास ये इक्वेशन ड्राइव करने के बाद ये फॉर्मूला निकल के आता था Kc इक्वल्स टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। कुछ और बातें भी हैं Kc के हवाले से कि ये जो Kc है ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। काफी बार ये MCQs भी आता है, बोर्ड में भी आप लोगों ने देखा होगा कि पूछा जाता है कि Kc किस पे डिपेंड करता है। काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, कंसंट्रेशन पे, इस पे, उस पे। तो आपको सिर्फ याद रखना है कि Kc सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। Kc की वैल्यू में सिर्फ टेम्परेचर की वजह से डेविएशन आ सकता है, उसके अलावा कोई चेंजेस नहीं कर सकता। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये मैंने अभी आपको बताया कि हम लोग करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। उस एग्जाम्पल में हम लोग टॉपिक वाइज देखेंगे कि किस तरीके से Kc के न्यूमेरिकल हो रहे हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के, आयनिक प्रोडक्ट के, तो इन सबको हम एक एक करके देखेंगे। तो आई थिंक अगर उधर अलग से एक लेक्चर बन जाएगा ना तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा, यहाँ पे मिक्स हो जाएंगी सारी चीज़ें। तो मैं इसको इंशाल्लाह अच्छे तरीके से अलग लेक्चर में आराम से सुकून से इसको कवर करेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स हम उसमें कवर करेंगे। अच्छा, उसके बाद है रिलेशनशिप बिटवीन Kc, Kp, Kx एंड Kn। तो Kc क्या होता है यहाँ पे मैंने लिख दिया है। Kc तो हमें पता है कंसंट्रेशन के बारे में होती है, इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन। अगर हम चाहें तो कंसंट्रेशन के थ्रू इक्विलिब्रियम नहीं पता लगा सकते, बल्कि हम प्रेशर के थ्रू Kp मतलब प्रेशर, Kx यानी कि मोल फ्रैक्शन और Kn मतलब नंबर ऑफ मोल्स, इनके थ्रू भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन को पता लगा सकते हैं। डिपेंड करता है कि क्या चीज किस पर डिपेंड कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये बात जानते हैं कि गैसेस का सबसे अच्छा पैरामीटर उनका प्रेशर होता है, तो हम क्या कर सकते हैं कि प्रेशर वाले यानी कि Kp के थ्रू हम अगर उनका इक्विलिब्रियम पता लगाना चाहें किसी भी रिएक्शन में तो हमारे लिए वो आसान है। मतलब एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट भी गैस है, प्रोडक्ट भी गैस है, तो हमारे लिए उसमें बजाय Kc के Kp के अगर थ्रू निकालेंगे इक्विलिब्रियम तो बहुत ज्यादा आसानी होगी। हमें जानते हैं बात कि गैसेस का पैरामीटर बहुत ज्यादा अच्छा होता है, प्रेशर एक अच्छा पैरामीटर है एज कम्पेयर टू कंसंट्रेशन। तो इसीलिए बाकी सारी चीजों के थ्रू भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने सबके टर्म्स तो लिख दिए कि क्या 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 है। अब इसके फॉर्मूले देखते हैं। Kc का फॉर्मूला हम देख चुके हैं, सेम यही एज इट इज यही वाली चीज यहाँ पे लगेगी, बस यहाँ पे कंसंट्रेशन की बजाय प्रोडक्ट का प्रेशर है तो प्रेशर आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन है तो मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स है तो वो आ जाएंगे।
ये रिएक्शन मैंने कंसीडर करा है कि ए है, यानी कि ये इसका कोफिशिएंट होगा, कोई भी नंबर होगा ए, बी, सी और डी। अब केपी के लिए मैंने फॉर्मूला बनाया, तो देखो प्रेशर ऑफ सी और ये जो है इसकी पावर बन गया, प्रेशर ऑफ डी और ये कोफिशिएंट इसकी पावर बन गया। सिमिलरली प्रेशर ऑफ ए इसकी पावर बन गया और प्रेशर ऑफ बी इसकी पावर बन गया। नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी प्रोडक्ट के, और ये कोफिशिएंट पावर बन गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी और ये कोफिशिएंट इसकी पावर बन गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए और ए इसकी पावर बन गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी और बी इसकी पावर बन गया। सही है। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन के लिए भी यही होगा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, क्योंकि प्रोडक्ट के ऊपर आते हैं और रिएक्टेंट के नीचे आते हैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सी और ये इसकी पावर बन गया। जैसे इधर होता है पावर बन जाता है ना कोफिशिएंट, जैसे फॉर एग्जांपल ये 2H चाहिए, अगर मैं इसके लिए केसी का फॉर्मूला लिखूं, यहाँ पे मैं लिख के दिखाती हूँ, केसी का फॉर्मूला अगर मैं लिखूंगी तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या है 2HI, तो HI ऐसे लिखेंगे और जो 2 लगा है वो पावर बन जाता है और नीचे आ जाएगा H2 और I2। तो केसी की जिस तरीके से इक्वेशन बनती है कि कोफिशिएंट पावर बन जाता है, सिमिलरली यहाँ पे भी यही हो रहा है, कोफिशिएंट पावर बन रहा है और प्रोडक्ट के ऊपर है, नीचे रिएक्टेंट के है। तो ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल फॉर्मूलाज है, ये याद होने चाहिए आप लोगों को। इन केस अगर इनसे रिलेटेड कोई MTCAD में आपसे पूछ लेता है न्यूमेरिकल, तो फॉर्मूला आपको एटलीस्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद कुछ रिलेशन दिए हुए, इनके आपस में मिक्स करके फॉर्मूले दिए हुए हैं। जैसे केपी का केसी के साथ क्या रिएक्शन होगा कि केपी इज इक्वल्स टू केसी आर टी, आर जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है और इनकी पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है। सिमिलरली के पी जो है उसका रिएक्शन के इसका रिलेशन के एक्स में क्या होगा कि प्रेशर और उसकी पावर डेल्टा एन। के पी का क्या होगा कि के एन और पी डिवाइडेड बाय एन, यानी कि प्रेशर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स और डेल्टा यानी कि डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, प्रोडक्ट के मोल्स माइनस रिएक्टेंट के मोल्स। सही है। उसके अलावा क्या लिखा है कि पार्शियल प्रेशर जो होता है किसी भी चीज का या किसी भी गैस का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर कंसेंट्रेशन के, यानी कि कंसेंट्रेशन के। अगर हम आइडियल गैस की बात करें और वैसे भी अगर बात करें तो मैंने देखो क्या बोला कि गैसेस के हम कंसेंट्रेशन के बजाय प्रेशर से भी निकाल सकते हैं। तो पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर कंसेंट्रेशन के आइडियल गैस की अगर बात करें। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि केसी कभी भी जरूरी नहीं है कि वो केपी के बराबर हो। ये जो आपकी बुक में जो 2 इंपॉर्टेंट बातें बताई हुई थी इनके रिलेशनशिप में, उनको मैंने अलग से हाईलाइट करके यहाँ लिखा है। पहली बात क्या कि पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर कंसेंट्रेशन के आइडियल गैस के अंदर। दूसरी बात क्या कि जरूरी नहीं है कि केपी और केसी हमेशा बराबर हो भी सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा ही बराबर हो। नॉट ऑलवेज लिखा है मैंने, नॉट ऑलवेज इक्वल। ठीक है। अच्छा, उसके बाद QC है, जैसे हमने KC पढ़ा उसी से थोड़ा बहुत रिलेटेबल है QC। QC क्या होता है, रिएक्शन कोएफिशिएंट। रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट एनी इंस्टेंट बिफोर इक्विलिब्रियम इन रिवर्सिबल रिएक्शन। QC भी तकरीबन KC की तरह होता है, बस KC क्या है कि वो इक्विलिब्रियम के बाद आता है और QC इक्विलिब्रियम से पहले। यानी कि ये रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल इस रिएक्शन में किसी ना किसी पॉइंट पे जाके इक्विलिब्रियम आया होगा। क्या पता इसमें 10 मिनट लगे हों, 5 मिनट लगे हों, 10 मिनट, 15 मिनट, कितना टाइम लगा हो, जितने भी टाइम लगा होगा, लेकिन उसके बाद इक्विलिब्रियम आया होगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि रिएक्शन स्टार्ट हुआ और फौरन इक्विलिब्रियम आ गया, कुछ टाइम लगा होगा। तो इक्विलिब्रियम आने से पहले जो टाइम है उसमें किसी भी पॉइंट पे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कहलाती है रिएक्शन कोएफिशिएंट। यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, एट एनी इंस्टेंट बिफोर इक्विलिब्रियम, किसी भी इंस्टेंट पे इक्विलिब्रियम आने से पहले। ठीक है। अब क्या है यहाँ पे, जैसे केसी की इक्वेशन है ये भी, सिमिलरली QC की भी इक्वेशन है, बस यहाँ पे ये वाले जो रिएक्शन है ना, इसी के लिए मैंने लिखा हुआ है। बस यहाँ पे आपको I लिखा हुआ दिख रहा होगा, यहाँ पे बस I लिखा हुआ दिख रहा होगा। I का मतलब है पर्टिकुलर इंस्टेंट,
एट एनी इंस्टेंट, आई इंस्टेंट को शो कर रहा है कि किसी भी इंस्टेंट पे बिफोर इक्विलिब्रियम। फॉर्मूला वही है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, और ये कोफिशिएंट पावर बन गए, बस सेम चीज है। ठीक है, बस ये बात ध्यान रखने की इक्विलिब्रियम से पहले वाली की कहानी है। उसके बाद है यूज ऑफ केसी इन प्रेडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन का डायरेक्शन हम प्रेडिक्ट करते हैं केसी के थ्रू। कैसे? क्यूसी और केसी की वैल्यूज को कंपेयर करवा लो। अगर केसी की वैल्यू क्यूसी से बड़ी है तो हमारे रिएक्शन की डायरेक्शन फॉरवर्ड होगी। और दूसरी बात क्या कि इस पॉइंट पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। अब खुद ही सोचो ना, अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो हमारा रिएक्शन ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड मूव करेगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे समझा। उसके बाद अगर QC और KC बराबर है तो मतलब हमारा इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है। अगर QC KC से बड़ा है तो यानी कि हमारे रिएक्शन की डायरेक्शन बैकवर्ड होगी, यानी कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। अगर प्रोडक्ट ज्यादा है तो ये इस तरफ जाएगा, इस तरफ मूव करेगा ना। जो चीज ज्यादा होगी वो अपनी उस तरफ जाएगी ताकि ये चीज कम हो, उधर जाना चाहेगी। ठीक है, ये चीज आपको ली चैटलर प्रिंसिपल पढ़ के और अच्छे से समझ आ जाएगी। उसके बाद एक तो ये यूज हुई है डायरेक्शन प्रेडिक्ट करने में, दूसरा यूज है इन प्रेडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन की हद पता लगाने के लिए कि रिएक्शन कहां तक पहुंचा है, ये भी केसी के थ्रू कर सकते हैं। अगर केसी की वैल्यू वेरी लार्ज वैल्यू है, केसी की बहुत बड़ी वैल्यू है, तो यानी कि रिएक्शन नियर टू कंप्लीशन। केसी की वैल्यू बहुत बड़ी है यानी कि केसी की वैल्यू 10 की पावर प्लस में, जैसे 10 की पावर 10, 10 की पावर 15, 10 की पावर 20, 10 की पावर 50, बहुत ज्यादा वैल्यू प्लस में 10 की पावर में, तो यानी कि ये केसी की वैल्यू बहुत बड़ी है और रिएक्शन तकरीबन कंप्लीट होने के करीब है। दूसरा है वेरी स्मॉल वैल्यू, बहुत छोटी वैल्यू। अगर केसी की वैल्यू बहुत छोटी है तो रिएक्शन यानी कि जस्ट स्टार्ट हुआ है, यानी कि अभी अभी बस रिएक्शन स्टार्ट हुआ है। और छोटी वैल्यू का क्या मतलब है कि 10 की पावर माइनस में, 10 की पावर -2, 10 की पावर -5, 10 की पावर -10, ये चीज कहलाती है छोटी वैल्यू, मतलब ये छोटी वैल्यू है। तीसरा क्या है? मॉडरेट वैल्यू या इंटरमीडिएट वैल्यू। अगर केसी की वैल्यू ना ही बहुत ज्यादा बड़ी है ना ही बहुत ज्यादा छोटी है, इंटरमीडिएट है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम मिक्सचर तक है रिएक्शन। और इंटरमीडिएट वैल्यू का क्या मतलब है कि केसी की वैल्यू 1 से 100 के दरमियान में हो, तो ये चीज हमारी मॉडरेट वैल्यू कहलाती है। अब उसके बाद है इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो कि है ली चैटलर प्रिंसिपल। इसका बोर्ड में लॉन्ग में सवाल आता है और इसके रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें भी होती हैं, कंसंट्रेशन और प्रेशर, टेम्परेचर वगैरह। इसके थ्रू हम इक्विलिब्रियम के अंदर चेंजेस ला सकते हैं। तो अब ली चैटलर प्रिंसिपल को देखते हैं। ली चैटलर प्रिंसिपल 1884 में आया था और ये क्या कहता है कि इन इक्विलिब्रियम सिस्टम व्हेन प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम इज चेंज देन इक्विलिब्रियम शिफ्ट इटसेल्फ टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ चेंज। यानी कि अगर किसी भी इक्विलिब्रियम मिक्सचर में अगर आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हो या प्रेशर चेंज कर रहे हो या वॉल्यूम चेंज कर रहे हो, तो वो इक्विलिब्रियम मिक्सचर क्या चाहेगा कि वो जैसे पहले था वो वापस इसी कंडीशन में चला जाए। जो आपने प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम चेंज करा है उसको किसी भी तरीके से मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा, अपने आप को शिफ्ट करके, या तो फॉरवर्ड जाने लग जाएगा या बैकवर्ड जाने लग जाएगा, लेकिन अपने आप को शिफ्ट करके वो जो चेंज इसके अंदर आया उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। ये कहता है ली चैटलर प्रिंसिपल। अब ली चैटलर प्रिंसिपल की कुछ एप्लीकेशन है, जैसे हेबर्ट प्रोसेस पे है। हेबर्ट प्रोसेस में क्या बनता है? अमोनिया बन रही होती है, तो हम इस पे देखते हैं कि किस तरीके से ये एप्लीकेशन काम करती है ली चैटलर की। रिएक्शन हमारे पास है N2 + 3H2 एरो 2NH3 और इसका डेल्टा H जो है नेगेटिव में होता है। डेल्टा H नेगेटिव में है, नेगेटिव में मतलब क्या कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई है। एक्सोथर्मिक बोले तो हीट रिलीज हो रही होगी, सही है, इस रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही होगी। अब सबसे हम पहले देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होता है? ली चैटलर कहता है कि अगर आप किसी भी रिएक्शन में प्रेशर को बढ़ाते हो तो रिएक्शन उस तरफ मूव करेगा जहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम है। अब जैसे अगर इस रिएक्शन के अंदर मैं प्रेशर को बढ़ाऊंगी तो नंबर ऑफ मोल्स कहाँ पे कम है?
यहाँ पे 3 और 1, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो प्रेशर बढ़ाने पे ये फॉरवर्ड की तरफ मूव करेगा। इसी का अगर मैं उल्टा कर दूं कि प्रेशर को कम कर दूं तो उल्टा हो जाएगा। प्रेशर ज्यादा करने पे वहां जा रहा है जहाँ पे मोल्स कम है, तो प्रेशर कम करने पे वहां पे आएगा जहां मोल ज्यादा है। तो अगर मैं प्रेशर कम करूंगी तो ये वहां आएगा जहाँ पे मोल्स ज्यादा है। और यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर सिस्टम मूव वेयर देयर इज लेस नंबर ऑफ मोल्स। प्रेशर बढ़ाने पे वहां पे मूव करेगा जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कम है। एंड ऑन डिक्रीज और डिक्रीज करने पे प्रेशर सिस्टम मूव वेयर देयर इज मोर नंबर ऑफ मोल्स। और प्रेशर को कम करने पे सिस्टम वहां मूव करेगा जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है। अब यहाँ पे चूंकि हम ली चैटलर प्रिंसिपल में हमारी कोशिश होती है कि क्योंकि ये ली चैटलर प्रिंसिपल इंडस्ट्रीज में लग रहा होता है, और इंडस्ट्रीज की क्या कोशिश होती है कि उनको प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा मिले, तो उनकी यही कोशिश होगी कि वो प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा हासिल करें, तो वो उसके हिसाब से कंडीशन अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे हमारा क्या टारगेट है कि हमें अमोनिया ज्यादा से ज्यादा चाहिए, तो मैं इस सिचुएशन में क्या करूंगी, प्रेशर कम करूंगी, प्रेशर ज्यादा करूंगी, ऑफ कोर्स ज्यादा करूंगी। अगर मैं प्रेशर ज्यादा करूंगी तो ये कम नंबर ऑफ मोल्स की तरफ मूव करेगा, मतलब यहाँ मुझे प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, वी इंक्रीज प्रेशर अप टू 200 से 300 ATM। इस प्रोसेस के अंदर अमोनिया ज्यादा से ज्यादा हासिल करने के लिए हम 200 से 300 ATM तक प्रेशर को बढ़ा देंगे ताकि हमें अमोनिया मिले। उसके बाद है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर दो किस्म के रिएक्शंस होते हैं हमारे टेम्परेचर के हवाले से, एक होता है एंडोथर्मिक, एक होता है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज हो रही होती है, एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब हो रही होती है। अब यहाँ पे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में इंक्रीज इन टेम्परेचर मूव रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब एक रिएक्शन है, फॉर एग्जाम्पल ये है मेरे पास रिएक्टेंट, ये कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में, और इनका डेल्टा H जो है ये आ रहा है पॉजिटिव। और एक रिएक्शन लेते हैं जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और इनका डेल्टा H आ रहा है नेगेटिव। डेल्टा H पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है कि ये रिएक्शन हीट को ले रहा होगा, हीट को अपने अंदर इस्तेमाल कर रहा होगा, यही बात है ना, एब्जॉर्ब कर रहा है हीट को। तो अगर ये हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो ये रिएक्टेंट साइड पे लिखूं मैं या प्रोडक्ट साइड पे लिखूं? ऑफ कोर्स यहाँ पे हीट रिएक्टेंट साइड पे आएगी क्योंकि ये हीट को अपने अंदर ले रहा है और फिर रिएक्शन को आगे बढ़ा रहे हैं ना। एंडोथर्मिक में ये हो रहा है। एक्सोथर्मिक में क्या कर रहे हैं, हीट को अपने अंदर से निकाल रहे हैं। निकालने का मतलब क्या है कि रिएक्टेंट हीट जो है यहाँ पर होनी चाहिए रिएक्टेंट साइड पे, प्रोडक्ट साइड पे। जाहिर सी बात है प्रोडक्ट साइड पे होनी चाहिए क्योंकि अपने अंदर से निकाल रहा है, हीट को बाहर फेंक रहे हैं बना के, है ना। हीट इस रिएक्शन में बन रही होगी और वो बनने के बाद बाहर फेंक रहे हैं वो, सही है। तो इसीलिए नेगेटिव और पॉजिटिव का साइन हमें ये बता रहे हैं। अब मुझे आप ये देख के बताओ कि अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर मैं हीट को बढ़ाऊंगी तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड आएगा? हीट किस साइड पर है? हीट रिएक्टेंट साइड पर है। तो अगर मैं हीट ज्यादा दूंगी यानी कि हीट की मैं कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगी तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट बढ़ाने पे रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा और हीट कम करने पे रिएक्शन बैकवर्ड आएगा। अब आ जाते हैं एक्सोथर्मिक में। अगर एक्सोथर्मिक में मैं हीट को बढ़ाऊंगी तो क्या होगा, अब हीट यहाँ पे प्रोडक्ट साइड पर है। अब प्रोडक्ट साइड पे क्या मतलब है कि मैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा रही हूँ, हीट की कंसंट्रेशन बढ़ा रही हूँ, तो मेरा रिएक्शन बैकवर्ड आएगा। और अगर मैं हीट को कम करूंगी तो मेरा रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इन एंडोथर्मिक रिएक्शन इंक्रीज इन टेम्परेचर मूव रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन। एंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और एक्सोथर्मिक पे टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन बैकवर्ड आएगा। अब मुझे देख के बताओ कि ये हमारा रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है? बिल्कुल सही बोला आपने, एक्सोथर्मिक है। तो एक्सोथर्मिक में हमें हीट कम करनी चाहिए, ज्यादा करनी चाहिए? अगर हीट को ज्यादा करेंगे तो बैकवर्ड आएंगे, तो हम क्या करेंगे, हीट को कम करेंगे, कंसंट्रेशन इसकी कम करेंगे ताकि हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करे। तो क्या लिखा है, वी डिक्रीज टेम्परेचर अप टू 400 to 500 डिग्री सेल्सियस। हम काफी 700-800 डिग्री सेल्सियस से कम करके ले आएंगे 400 से 500 पे, ताकि हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करे और हमें NH3 मिलता रहे। उसके बाद है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मैंने बताया, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा,
प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन बढ़ाओगे तो रिएक्शन बैकवर्ड आएगा। सिमिलरली रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन को ज्यादा करने पे फॉरवर्ड जा रहा है तो कम करने पे बैकवर्ड आएगा। इसी तरीके से प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन को ज्यादा करने पे बैकवर्ड जा रहा है तो प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन को कम करने पे फॉरवर्ड आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम दो काम कर सकते हैं कि या तो हम N2 और H2 की कंसेंट्रेशन को बढ़ा दें तो भी फॉरवर्ड जाएगा, या फिर हम NH3 की कंसेंट्रेशन को कम कर दें तो भी फॉरवर्ड जाएगा। सही है। उसके बाद है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का कोई खास काम नहीं होता, टी-जटलिस्ट प्रिंसिपल में इक्विलिब्रियम को खराब नहीं करता, वो सिर्फ कैटलिस्ट ये करेगा कि टाइम को कम कर देगा और इक्विलिब्रियम जिस रिएक्शन में अगर 10 मिनट में आ रहा है तो वो 5 मिनट में आ जाएगा। यहाँ पे हेबर्ट्स प्रोसेस में जो कैटलिस्ट है वो फाइनली डिवाइडेड यानी कि आयरन का पाउडर इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की डेफिनेशन पढ़ते हैं। प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन ईच रेज़ टू द पावर ऑफ इट्स कोएफिशिएंट इन आयोनाइज्ड इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन। बेसिकली सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है वो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी कि वो सॉल्ट जो पार्शियली सॉल्युबल होते हैं पानी के अंदर। तो जब वो पानी के अंदर जाते हैं तो वो एक ऐसे स्टेट बना लेते हैं कि वो आधे पाउडर फॉर्म में होते हैं और आधे आइंस की फॉर्म में होते हैं। आधे प्रेसिपिटेट बना के नीचे बैठ जाते हैं और आधे पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस बना के, क्योंकि सॉल्ट के अंदर एक पॉजिटिव पार्ट होता है एक नेगेटिव पार्ट होता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट बना के आइंस बन जाते हैं। तो यहाँ पे KSP क्या होता है, KSP बेसिकली ये जो आइंस बनते हैं इनकी कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट होता है और ईच रेज टू द पावर, यानी कि अगर यहाँ पे कोई कोफिशिएंट होता है जैसे यहाँ पे 3 होता तो ये 3 इसकी पावर बन जाता। तो यहाँ पे सिंपल डेफिनेशन है कि KSP क्या होता है, बेसिकली जो आयंस बनते हैं उनकी कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट होता है। CaSO4 को हम इसलिए इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि हमें इसकी कंसंट्रेशन पता है, ये वाली चीज कांस्टेंट है। मुझे ये बात पता है कि एक गिलास के अंदर मैंने कितना नमक घोला है, 1 चम्मच 2 चम्मच, तो ये कंसंट्रेशन तो मुझे पता है ना। हाँ, मुझे ये नहीं पता कि उसके अंदर आइंस कितने बन रहे हैं, क्योंकि आइंस तो लाखों बन रहे होते हैं। तो इसीलिए ये चीज मैं कांस्टेंट रखती हूँ, इसलिए इसका यूज नहीं करते हम KSP में। यानी कि KSP क्या होता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का वो होता है सिंबल KSP। इसमें हम यूज कर रहे होते हैं सिर्फ आयंस की कंसंट्रेशन। ठीक है। उसके बाद इसकी कुछ एप्लीकेशन है। ठीक है, एप्लीकेशन में क्या है, आयनिक प्रोडक्ट और रिएक्शन क्वोशिएंट। आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आयंस ईच रेज़ टू द पावर ऑफ इट्स कोएफिशिएंट मेंशन इन नेट आयनिक इक्वेशन। ये बिल्कुल आयनिक प्रोडक्ट जो है जिसका सिंबल होता है QSP, ये बिल्कुल इन दोनों का रिलेशन बिल्कुल ऐसी ही है जैसे हमने यहाँ पे KC और QC का रिएक्शन पढ़ा था। इन दोनों का जो रिलेशन था KC QC का, सेम यहाँ पे KSP और QSP का है। KSP क्या होगा, कंसंट्रेशन आयंस की इक्विलिब्रियम आने के बाद होगी, ये इक्विलिब्रियम पर होगी। QSP में इन दोनों की कंसंट्रेशन होगी इक्विलिब्रियम आने से पहले, बस इतना सा फर्क है। दोनों का फॉर्मूला सेम है, सब कुछ सेम है, बस ये इक्विलिब्रियम पे होगा, ये इक्विलिब्रियम से पहले होगा। ठीक है। तो डेफिनेशन में भी ये लिखा हुआ है कि आयनिक प्रोडक्ट की रिएक्शन क्वोशिएंट क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आयन ईच रेज़ टू द पावर बाय इट्स कोएफिशिएंट, इसके कोएफिशिएंट पावर बन जाएगा इन नेट आयनिक सॉल्यूशन, इन आयनिक सॉल्यूशन, इन आयनिक इक्वेशन के अंदर। ये आयनिक इक्वेशन है, इसके अंदर इन दोनों की बस ये होगा। यहाँ पे अगर एक बात ऐड कर लें बिफोर इक्विलिब्रियम तो ज्यादा अच्छी बात हो जाएगी। सही है। उसके बाद है आयनिक प्रोडक्ट जो है वो दोनों किस्म के सॉल्यूशन में हो सकते हैं, सैचुरेटेड में भी हो सकता है और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में भी इसकी वैल्यू आ सकती है, यानी कि मौजूद दोनों सॉल्यूशन में हो सकता है। अब यहाँ पे हम एप्लीकेशन में क्या देखेंगे कि किस तरीके से हम KSP की वैल्यू को देखकर ये बता सकते हैं कि इस सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेट होंगे या नहीं होंगे, ये सॉल्यूशन सैचुरेटेड होगा, सुपर सैचुरेटेड होगा या अनसैचुरेटेड होगा। हम सॉल्यूशन के बारे में ये चीज बता सकते हैं KSP का इस्तेमाल करके। अगेन यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे KSP और QSP का। अगर KSP की वैल्यू QSP से बड़ी है तो सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड होगा, यानी कि कोई प्रेसिपिटेट्स नहीं बनेंगे। आई होप आप लोगों को सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड पता होगा। ठीक है। उसके बाद
QSP और KSP की वैल्यू अगर बराबर है तो यानी कि हमारा सॉल्यूशन सैचुरेटेड होगा। अगर तो QSP की वैल्यू KSP से बड़ी है तो यानी कि हमारा सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड होगा। और यहाँ पे मैंने अलग से लिख भी दिया कि आयनिक प्रोडक्ट जो है वो एट एनी इंस्टेंट होगा और KSP इक्विलिब्रियम पे होगा। ये इक्विलिब्रियम से पहले किसी भी मोमेंट पे, जैसे हमने QC के बारे में पढ़ा था, और ये KSP इक्विलिब्रियम पे होगा। उसके बाद इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है? डिक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट बाय एडिंग हाईली सॉल्युबल सॉल्ट विद वन कॉमन आयन। अब क्या होता है कि जब हम किसी सॉल्यूशन के अंदर किसी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट को डालते हैं, तो मैंने बताया स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का मतलब है पार्शियली सॉल्युबल सॉल्ट। ऐसा सॉल्ट जो पानी में 100% नहीं घुलेगा, थोड़ा सा घुल जाएगा, थोड़ा सा नीचे बैठ जाएगा। तो जब इस किस्म के नमक को हम जब पानी में घोलते हैं तो अगर हम उसके अंदर कोई हाईली सॉल्युबल सॉल्ट को ऐड कर दें, यानी कि एक जार है उसके अंदर मैंने स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट को घोला और फिर मैं उसके अंदर एक हाईली सॉल्युबल सॉल्ट डाल दूं, यानी कि ऐसा सॉल्ट जो पानी के अंदर पूरी तरीके से मिक्स हो जाता है, और इन दोनों सॉल्ट में स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट और हाईली सॉल्युबल सॉल्ट, इन दोनों सॉल्ट के अंदर एक आयन कॉमन हो, भले पॉजिटिव या नेगेटिव, लेकिन इन दोनों में से कोई एक आयन कॉमन होगा, तो होगा क्या कि जो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि जो थोड़ा बहुत भी सॉल्युबल हो रहा था ना, अब वो भी सॉल्युबल नहीं रहेगा। इसका रीजन समझते हैं ऐसा क्यों होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है AgCl, सिल्वर क्लोराइड। इसमें से Ag पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है। अब ये एक पानी के अंदर ये घुला हुआ है, मैंने क्या करा, इसके ऊपर NaCl ऐड करवा दिया। अब NaCl के अंदर क्या होता है, Na पॉजिटिव होता है और Cl नेगेटिव होता है, दोनों में कॉमन आयन आ गया, Cl नेगेटिव Cl नेगेटिव। अब इसका जो Cl नेगेटिव है वो इस Cl नेगेटिव के साथ मिलेगा। इससे मिलने की वजह से क्या होगा कि Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। जब इस Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जब बढ़ती है तो ये रिएक्शन क्या होता है, ली चैटलर प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई होगा कि ये बैकवर्ड आने लगेगा। जब ये बैकवर्ड आने लगेगा तो मतलब थोड़ी बहुत भी जो ये सॉल्युबिलिटी इसकी वो भी कम होने लगेगी और ये वापस AgCl में कन्वर्ट होने लगेगा। ये चीज कहलाती है कॉमन आयन इफेक्ट। बाकी इसके कुछ यूजेस हैं, अगर MCQs में कभी पूछ लिया जाए, बफरिंग ऑफ सॉल्यूशन में इस्तेमाल होता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट में, सोप प्रेसिपिटेशन में, और क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इन जगहों पे इस्तेमाल होता है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 7 में जितना भी थ्योरेटिकल चीजें थी ना, समझने वाली, न्यूमेरिकल्स के अलावा जितनी भी समझने वाली चीजें थी, हमने उन सबको उधर कवर किया है। मैक्सिमम जितनी चीजें मैं आपकी बुक से एक्सट्रैक्ट कर सकती थी मैंने वो एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे बोर्ड पे लिख दी है। मैक्सिमम चीज़ों को यहाँ पे कवर किया गया है। और इस एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि इस चैप्टर को रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारी नॉलेज आपको मिल चुकी है। बचे हैं इसके न्यूमेरिकल्स के लिए हमें सिर्फ इतना सा काम करना है कि आपको अगले लेक्चर का वेट करना है। अगले लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह इसके न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे और फिर उसके बाद ये पूरा चैप्टर न्यूमेरिकल्स के साथ कंप्लीट हो जाएगा। और आई होप कि न्यूमेरिकल्स में ऐसी ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूं जिसमें आपको जब आप कर रहे हो MD-CAT, क्योंकि आपको पता है MD-CAT में हमारे पास पर MCQs 1 मिनट का टाइम होता है। हमें 1 मिनट में हमारी कोशिश होती है कि वो MCQs कवर कर लें। तो उस हिसाब से मैं कोशिश करूंगी कि आपको ट्रिक्स सिखाऊं ताकि आप कम से कम टाइम में बड़े से बड़ा न्यूमेरिकल कर सको। और इस चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो इस लेक्चर को यहीं एंड करते हैं इंशाल्लाह। फिर आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो ये बेसिकली हमारे लास्ट लेक्चर की कंटिन्यूएशन है जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर अपना चैप्टर 7 देखा था, केमिकल इक्विलिब्रियम। ये उसी का कंटिन्यू है। तो बोर्ड पे जो हमने समझा था वो हमने सारा थ्योरेटिकल काम समझा था। इस लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से MD-CAT में या E-CAT के अंदर आपसे न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। और ये कुछ मैंने प्रीवियस ईयर्स के
MCQs जो आ चुके हैं उनसे रिलेटेड इस लेक्चर को बनाया है। तो कंटिन्यू करते हैं आज के इस लेक्चर को। सबसे पहला हमारा न्यूमेरिकल है, जिसमें आप लोग देख सकते हो, शायद आप लोगों को क्लियरली ना दिख रहा हो, एक मिनट में इसको थोड़ा सा ठीक कर दूँ। यस, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक इक्वेशन दी हुई है जिसमें लिखा हुआ है N2 प्लस 3H2 और 2NH3। ये एक इक्वेशन है रिवर्सिबल रिएक्शन की, जिसका Kc की वैल्यू दी हुई है 10। और हमसे एक और इक्वेशन दी हुई है 2NH3, एक एरो है, N2 प्लस 3H2 है और Kc डैश मालूम करने का बोला है। अगर आप लोग एक बात नोट करो तो ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन उसका इनवर्स है। यहाँ पे देखो NH3 प्रोडक्ट साइड पर है, यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे है। अगर इस किस्म का न्यूमेरिकल आपसे पूछ लिया जाए, क्योंकि देखो एमडी के टिकट में होता क्या है कि मोस्टली 90% तो कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, तो आप लोग को इस तरीके के एमसीक्यूज दिए जा रहे होते हैं जो आप लोग बिना कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लो। कॉन्सेप्चुअल होते हैं लेकिन कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, ठीक है। तो इसी तरीके का ये भी एक एमसीक्यूज है, ठीक है। आप इसमें देखते हैं कि किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करा, इस इक्वेशन के लिए केसी का फॉर्मूला पुट कर दिया कि NH3 प्रोडक्ट ऊपर लगा लिया, कोफिशिएंट जो पावर बन जाता है। और नीचे से थोड़ी सी यहाँ मिस्टेक हुई हुई है, यहाँ पे कंसंट्रेशन आएगा, तो मैंने थोड़ा सा गलत किया हुआ है, यहाँ पे इन दोनों के साथ ब्रैकेट सही है। तो ये कुछ फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूले को मैंने क्या करा, NH3 के स्क्वायर के लिए अरेंज कर लिया और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब नीचे मैंने क्या करा, ये वाली जो इक्वेशन है केसी डैश वाली, इसके लिए मैंने फॉर्मूला लिखा, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या, प्रोडक्ट ये हो गया, 3 पावर बन गया और NH3 जो है नीचे आ गया, रिएक्टेंट है क्योंकि, और कोफिशिएंट पावर बन गया। अब ये जो वैल्यू थी है ना जिस NH3 स्क्वायर की, ये मैंने यहाँ पे पुट कर दी इस इक्वेशन के अंदर। इस इक्वेशन में ये वाली वैल्यू पुट करी यहाँ पे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या आया, Kc N2 और H2। जो चीज कैंसिल होती है वो चीज मैंने कैंसिल करी। उसके बाद नीचे अगर आप लोग देखो तो हमारे पास क्या फाइनल वैल्यू आई, के सी डैश इक्वल्स टू 1/Kc, क्योंकि सर यहाँ पे Kc बचा है। Kc की वैल्यू 10 दी हुई थी सवाल में, तो मैंने यहाँ पे 10 पुट कर दिया, या फिर इसको डिवाइड करोगे अगर आप तो ये 0.1, ठीक है। सिमिलर, बिल्कुल इससे बिल्कुल सिमिलर एक और क्वेश्चन है, H2 प्लस I2 एरो 2HI, और इसके लिए Kc दिया हुआ है K1, ठीक है। और यहाँ पे अगेन इसी के इनवर्स इक्वेशन दी हुई है और यहाँ पे Kc डैश पूछा हुआ है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप लोग खुद करोगे, ये एक तरीके से आपका होमवर्क है, ऊपर वाली क्वेश्चन से रिलेटेड है बिल्कुल, ठीक है। अब आते हैं हम नीचे थर्ड क्वेश्चन पे। इसमें क्या दिया हुआ है, अगेन सेम इक्वेशन दी हुई है, H2 I2 और 2HI। केसीज का दिया हुआ है K1, ऊपर जैसा सवाल है, ठीक है। और दूसरी इसी की इनवर्स इक्वेशन दी हुई है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, HI एरो 1/2H2 प्लस 1/2 I2, और इसका बोला है Kc डैश निकालो। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले इस इक्वेशन के लिए Kc की इक्वेशन बना ली, ठीक है। प्रोडक्ट ऊपर आ गया, कोफिशिएंट पावर बन गई, नीचे रिएक्टेंट आ गए। उसके बाद यहाँ पे मैंने HI स्क्वायर के लिए अरेंज करा। अब यहाँ पे स्क्वायर है, मुझे स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे अपने इस वाले फॉर्मूले को इस इक्वेशन के हिसाब से रखना है। तो यहाँ पे HI है, तो HI के लिए मैं क्या करूंगी, रूट लगा दूंगी बोथ साइड्स पे। तो यहाँ पे रूट लगेगा तो ये तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इनके ऊपर पावर 1/2 आ जाएगी। इसके बाद क्या करेंगे, नीचे Kc डैश के लिए हम फॉर्मूला बनाएंगे, यानी कि ये वाली जो इक्वेशन है ना, इस वाली इक्वेशन के लिए Kc का फॉर्मूला बनाया जाएगा। Kc का फॉर्मूला बनाने के लिए वही है, सेम तरीका है कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट ऊपर आ गए, H2 1/2 उसकी पावर थी, I2 1/2 और HI। अगेन यहाँ पे क्या करेंगे, HI की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। हमने क्या करा, HI की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया, ऊपर वाली वैल्यू से नीचे वाली वैल्यू कैंसिल हो गई और 1/K की पावर 1/2, Kc की पावर 1/2 आ गया। ये Kc की पावर 1/2 है, ठीक है, क्योंकि ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट लिया। अब उसके बाद Kc डैश के लिए क्या हो जाएगा वैल्यू के 1/2 जो होता है, 1/2 किसी भी चीज की पावर होती है, इसका मतलब है ये उसका रूट है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, Kc की पावर 1/2 थी तो Kc के ऊपर मैंने रूट लगा दिया, या फिर मैं इसको
ऐसे भी लिख सकती हूँ, ये यहाँ पे नीचे पावर 1/2 पॉजिटिव में, अगर मैं नीचे अगर केसी की पावर 1/2 पॉजिटिव में है यहाँ पे, तो अगर मैं इस केसी को ऊपर ले जाऊंगी तो ये जाके केसी की पावर -1/2 बन जाएगा। सही है, क्लियर है कि ऐसा क्यों हुआ है। अच्छा, अब उसके बाद आ जाते हैं नीचे। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल काम है जो हमसे मिस हो चुका था लास्ट के लेक्चर में, तो यहाँ पे मैं एक एडिशनल टॉपिक यहाँ पे ऐड करूँ, जो कि पढ़ा तो था हमने थोड़ा सा केसी और कीपी के बारे में, बट यहाँ पे थोड़ा डिटेल वर्जन है। मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये आपकी बुक में तो वैसे मौजूद नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि केसी और केपी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है के एक्स और के एन से, इनका रिलेशन ज़्यादा आता है। तो क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने केसी और केपी के रिलेशनशिप का, कि केपी बराबर होता है केसी आर टी और इसकी पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन मैंने आप लोगों को लेक्चर में बताया था कि डेल्टा एन जो होता है मोल्स ऑफ प्रोडक्ट में से आप मोल्स ऑफ रिएक्टेंट को माइनस कर दोगे तो आपके पास चेंज इन मोल्स आ जाएगा। अब यहाँ पे दो चीजें यानी ये केसी और केपी है, तो इनके रिलेशनशिप में 3 पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। इसको मैं थोड़ा नीचे सही से कर लूँ ताकि आप लोग तीनों पॉसिबिलिटीज देख सको। अच्छा, तो यहाँ पे एक है केपी बराबर है केसी के, एक दूसरी पॉसिबिलिटी बन सकती है केपी बड़ा है केसी से, और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि केसी बड़ा है केपी से। अगर केपी और केसी बराबर है तो इसका मतलब क्या है, आप ये वाला फॉर्मूला देखो। इस फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है, केपी इक्वल्स टू केसी, और यहाँ पे फिर से आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ। तो ये फॉर्मूला क्या कह रहा है कि केपी इक्वल्स टू केसी है और आरटी की पावर डेल्टा एन है। अब यहाँ पे मुझे केसी और केपी को बराबर करना है, यानी कि ये वाला जो पूरा फैक्टर है ना आरटी की पावर डेल्टा एन, मुझे इसको करना होगा 0 के बराबर। सॉरी 0 कह रही हूँ, अगर 0 करेंगे तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी ना। हमें इसको करना होगा 1 के बराबर। इस पूरे को 1 के बराबर करेंगे तो 1 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होती है तो वो वैसी ही रहती है, तो हमारे पास केपी बराबर आ जाएगा केसी के। अच्छा, अब मुझे ये करना है, मैंने जैसे बोला कि ये वाले फैक्टर को मुझे कन्वर्ट करना है 1 के अंदर। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, हमें कुछ पता है कि जब भी किसी चीज की पावर 0, अगर मैं इसको 0 कर दूं तो मेरे पास ये पूरा 1 हो जाएगा। किसी भी चीज की पावर, मैथ्स आई थिंक आपको इतनी आती होगी कि ये बात तो आपको पता होगी, किसी भी चीज की पावर अगर 0 होती है तो वो चीज 1 के बराबर आती है। अब यहाँ पे अगर मुझे आर टी डेल्टा एन को 1 करना है तो मेरे लिए डेल्टा एन जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए, तो ये पूरी चीज 1 के बराबर आ जाएगी। 0 के बराबर कब आएगा, जब डेल्टा में क्या कर रहे हैं हम, प्रोडक्ट के मोल्स को रिटर्न से मोल से माइनस कर रहे हैं। अगर ये दोनों बराबर होंगे, यानी कि फॉर एग्जांपल 5 मोल्स है प्रोडक्ट के भी, 5 मोल्स है रिएक्टेंट के भी, तो 5 - 5 करवाऊंगी तो 0 आ जाएगा मेरे पास। तो इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि डेल्टा एन 0 कैसे आएगा। तो मैंने क्या बोला, अगर डेल्टा एन को 0 करना है तो प्रोडक्ट के मोल्स और रिएक्टेंट्स के मोल्स बराबर होने चाहिए। जैसे कि आप इक्वेशन देखो, इधर इस साइड भी 1 मोल इसका है, 1 मोल इसका है, और 2 मोल्स इस तरफ है। प्रोडक्ट की भी 2 मोल्स है, रिएक्टेंट की भी 2 मोल्स है, तो यहाँ पे ये वाली चीज अप्लाई होगी और यहाँ पे केपी केसी के बराबर आएगा। दूसरा क्या है कि केपी बड़ा हो केसी से। अब मुझे केपी को केसी से बड़ा करना है। केपी की वैल्यू कैसे आ रही है, अगर आप देखो फॉर्मूले में कि जब केसी इस वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो मेरे पास केपी की वैल्यू आ रही है। अब मुझे केपी बड़ा चाहिए, यानी कि ये केपी मुझे बड़ा चाहिए। इसके लिए मैं क्या करूंगी, मुझे इस वाली वैल्यू को बड़ा रखना होगा, यानी कि केसी की वैल्यू को किसी इस नंबर को इस ऐसा होना चाहिए कि जब मैं इसको मल्टीप्लाई करवाऊं उससे तो मेरे पास आंसर बड़ा है। तो ये वाला नंबर यानी कि आर टी वाला फैक्टर जो है जब तक बड़ा नहीं होगा, बड़ा नंबर नहीं होगा, तो ये केसी से बड़ा होकर बड़ा नंबर नहीं देगा। तो इसीलिए मेरे पास आर टी की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। अब आर टी की वैल्यू बड़ी कैसे आएगी, जब डेल्टा एन की वैल्यू बड़ी होगी छोटी होगी, यानी कि पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी। तो पहली बात तो देखो यहाँ पे जब केसी से बड़ा है तो आर टी की पावर डेल्टा एन मेरे पास 1 से बड़ा आना चाहिए। अगर 1 से छोटा होगा तो वो चीज 0 और फिर नेगेटिव साइड पे चली जाएगी, तो मेरे पास 1 से बड़ा आना चाहिए आर टी की पावर डेल्टा एन। तो मेरे पास ये 1 से बड़ी कब आएगी, जब डेल्टा एन मेरे पास पहली बात तो पॉजिटिव में होना चाहिए।
अगर डेल्टा एन नेगेटिव में आ गया तो हमारी वैल्यू यानी कि आर टी का पूरा फैक्टर नेगेटिव में चला जाएगा, छोटी वैल्यू हो जाएगी। तो डेल्टा एन को पॉजिटिव होना चाहिए। और दूसरी बात क्या कि प्रोडक्ट के मोल्स बड़े होने चाहिए रिएक्टेंट्स के मोल से, यानी कि फॉर एग्जाम्पल डेल्टा एन यानी कि प्रोडक्ट के मोल्स 5 हैं और रिएक्टेंट्स के मोल 2 हैं, तो मेरे पास 3 आंसर आएगा। यानी कि जब प्रोडक्ट के मोल्स बड़े होंगे तो माइनस करवाने के बाद पॉजिटिव में आंसर आएगा। सही है, पॉजिटिव में आंसर आएगा। तो ये एक बात आप मतलब ये वाली पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। अब यहाँ पे एक इक्वेशन दी हुई है कि PCl5 एरो PCl3 प्लस Cl2। तो यहाँ पे आप देखो रिएक्टेंट के मोल 1 है और प्रोडक्ट के मोल 2 है, एक एरा 2 मोल्स यहाँ पर है, या वॉल्यूम भी कहते हैं इसे। तो इस कंडीशन में Kp Kc से बड़ा आएगा। लास्ट रिलेशनशिप क्या हो सकता है कि Kp छोटा हो Kc से। अब यहाँ पे मुझे Kp को छोटा करना है, यानी कि मेरे पास Kc को मुझे किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा जो छोटा हो, तो Kp की वैल्यू छोटी आएगी। अब Kc किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये Rt वाले फैक्टर से। ये Rt वाला फैक्टर अगर छोटा होगा तो मैं Kc को जब इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो Kc भी छोटा हो जाएगा और अल्टीमेटली Kp भी छोटा हो जाएगा। तो इसके लिए मुझे आप एक बार बताओ Rt की वैल्यू छोटी कब होगी, जब डेल्टा एन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ऑफ कोर्स जब नेगेटिव होगा। तो यानी कि Rt की वैल्यू को 1 से छोटा होना है, उसके लिए डेल्टा एन नेगेटिव होना चाहिए। और ये नेगेटिव कैसे आएगा, तीसरे के लिए डेल्टा एन क्या होना चाहिए, नेगेटिव कैसे आएगा कि जब प्रोडक्ट के मोल्स कम हो और रिएक्टेंट के मोल ज्यादा हो। जैसे मैं इसी का उल्टा कर दूं कि प्रोडक्ट के मोल्स 2 हैं और रिएक्टेंट्स के मोल 5 हैं, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, मेरे पास आंसर -3 नहीं आएगा, माइनस में आंसर आ रहा है। तो इसीलिए जब प्रोडक्ट के मोल्स कम होंगे रिएक्टेंट्स के मोल से, यहाँ आ रहे, तो फिर उस सिचुएशन में मेरे पास डेल्टा एन नेगेटिव में आएगा और मेरे पास आर टी की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। फिर ये जब केसी से मल्टीप्लाई होगी तो ये उसको भी छोटा वैल्यू बना देगी। जैसे कि ये इक्वेशन है N2 + 3H2 एरो 2NH3। अब इसमें आप देख सकते हो रिएक्टेंट के मोल ज्यादा है, प्रोडक्ट के मोल्स कम है, तो इस सिचुएशन में Kp छोटा होगा और Kc बड़ा होगा। अच्छा, अब इसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल काम था। अब आ जाते हैं हम अपने एक न्यूमेरिकल पे। न्यूमेरिकल में क्या है, हमें एक इक्वेशन दी हुई है N2 + 3H2 2NH3 और Kc इसका दिया हुआ है 10। यानी कि Kc अगर इस इक्वेशन के लिए दिया हुआ है यानी कि ये इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन है। और हमें कुछ कंसेंट्रेशंस दी हुई हैं, जैसे N2 की दी हुई है 1 एक्सपोनेंट -6, H2 की दी हुई है 1 एक्सपोनेंट -5 और NH3 की दी हुई है 1 एक्सपोनेंट -4। तो ये जो हमें कंसेंट्रेशन दी हुई है, ऑफ कोर्स हमें तो ऑलरेडी Kc गिवन है, तो ये जो कंसेंट्रेशन हमें दी हुई हैं ये हमें इनिशियल या इंस्टेंट वाली कंसेंट्रेशन दी हुई है जो इक्विलिब्रियम से पहले है। तो हमें सवाल में क्या करना होगा, हमें डायरेक्शन निकालने के लिए बोला गया होगा। अब यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, के इनिशियल यानी कि QC की इक्वेशन लाएंगे। के इनिशियल को हम QC भी कहते हैं, रिएक्शन क्वेश्चन, उसकी इक्वेशन लगाएंगे। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, क्योंकि इक्वेशन तो सेम ही है दोनों के लिए, प्रोडक्ट ऊपर है रिएक्टेंट नीचे है, कोफिशिएंट जो पावर बन गए हैं। उसके बाद हमने क्या करा, इनकी वैल्यूज को पुट करा। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो NH3 के ऊपर स्क्वायर है, तो हमें जो वैल्यू है इसका स्क्वायर करना है। तो आपने क्या करा, एक्सपोनेंट -4 है, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 × 8 हो जाएगा, तो ये आ गया एक्सपोनेंट -8। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। मैथ्स का रूल है, बेसिस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है, बेसिस सेम है तो पावर एक की -6 से -5 है, माइनस माइनस प्लस होता है, 6 और 5 मिलके 6 और 5 मिलके 11 कर लेंगे। यहाँ पे आई थिंक कुछ प्रॉब्लम हुई है, लेकिन खैर यहाँ पे -6 और -5 मिलके आंसर यहाँ पे 11 होना चाहिए, 11 होना चाहिए, सही है। अब यहाँ पे -11 आंसर आ गया और ऊपर -8 है। अब आप एक बार नोट करो अगर, तो यहाँ पे नीचे और ऊपर दोनों की बेसिस सेम है, तो मैं ये जो नीचे -11 है मैं इसको ऊपर ले जाके प्लस करवा सकती हूँ, यानी कि -8 और +11, क्योंकि नीचे माइनस है तो ऊपर जाती है प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा फाइनल आंसर आएगा -8 और +11, तो यहाँ पे
13 नहीं बल्कि 3 आएगा, पॉजिटिव का 3, क्योंकि ये -11 8 से बड़ा है, ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, -8 और +11 +3 आंसर आएगा। तो एक्सपोनेंट 10 की पावर एक्सपोनेंट 3 आंसर आएगा। अब 10 की पावर एक्सपोनेंट 3 का मतलब क्या होता है, तकरीबन 1000, ऐसे ही है एक्सपोनेंट 3। तो 1000 है और यहाँ पे केसी की वैल्यू हमें 10 दी हुई है, यानी कि जो QC है या के इनिशियल जो है, के इंस्टेंट जो है, ये हमारा बड़ा है केसी से। मैंने आपको भी इसी लेक्चर में पढ़ाया है कि जब QC की वैल्यू केसी से बड़ी हो तो हमारा रिएक्शन कहाँ जाता है, हमारा रिएक्शन बैकवर्ड मूव करेगा। ठीक है, केसी की वैल्यू जब बड़ी होती है तो फॉरवर्ड मूव करता है, क्यूसी की वैल्यू जब बड़ी होती है तो बैकवर्ड मूव करता है, और दोनों की जब बराबर होती है तो हम इक्विलिब्रियम पे होते हैं। इसके बाद आ जाते हैं नीचे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के ऊपर। ये भी आप पढ़ चुके हो इस लेक्चर के अंदर, तो आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। केएसपी का फॉर्मूला हमें पता है, ये हमें एक इक्वेशन दी हुई है, सही है। अब इस इक्वेशन में अगर आप देखो, आप इनके नंबर ऑफ मोल से अंदाजा लगा सकते हो, यानी कि वॉल्यूम से अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ पे AgCl की जो कंसेंट्रेशन है इसको हमने x कहा, तो यहाँ पर इसके साथ भी 1 है, यानी कि इसकी जो कंसेंट्रेशन है वही इसकी होगी x, और इसकी जो कंसेंट्रेशन है वही Cl नेगेटिव की होगी x। केएसपी का हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि आयंस की जो प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन होता है उनका प्रोडक्ट होती है। तो केएसपी के लिए Ag पॉजिटिव आ जाएगा, ये आयन है, Cl नेगेटिव आ जाएगा, सही है। ये आगे दोनों, इन दोनों की कंसेंट्रेशन हमें क्या दी हुई, x और x, यानी कि जब दोनों की कंसेंट्रेशन सेम हो, प्रोडक्ट एक है और उसके साथ जो दो रिएक्टेंट एक है, जब उसके साथ प्रोडक्ट बन रहे हैं उन दोनों के नंबर ऑफ मोल सेम हो तो इनकी कंसेंट्रेशन भी सेम होती है, और इनको मल्टीप्लाई करवा दे तो ये तो x का स्क्वायर हो जाएगा। इससे जो यूनिट निकलेगा सॉल्युबिलिटी का वो निकलेगा m² या मोल स्क्वायर अपॉन dm6। इसी तरीके से एक और इक्वेशन देखते हैं, ये आपको, अच्छा ये एक तरीके से ये जो x² आया ना, ये एक तरीके से फॉर्मूले हैं। अभी आपको आगे मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, आपको समझ आएगा कि किस तरीके से फॉर्मूला है, आगे रोल प्ले करेंगे। अच्छा, दूसरा है PbI2 और Pb+2 और +2I नेगेटिव, क्योंकि I जो है वो हेलोजन है तो इसकी जो वैलेंसी होती है वो -1 होती है। अच्छा, यहाँ पे Pb एक है तो यहाँ पे इसलिए 1 लगा हुआ है, कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ I 2 है तो इसलिए बैलेंस करने के लिए 2 लगाया। अब इसकी कंसेंट्रेशन को हमने x कहा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इसलिए इसकी कंसेंट्रेशन भी x होगी, लेकिन यहाँ पे 2 लगा हुआ है इसलिए इसकी कंसेंट्रेशन 2 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 2I है ना, 2 है तो कंसेंट्रेशन एक की नहीं 2 की होगी, तो इसलिए x × 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला देखते हैं हम लोग, KSP के लिए फॉर्मूला बन गया Pb+2 और I नेगेटिव। अब यहाँ पे I के साथ 2 लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है, जैसे हम लोग KC के फॉर्मूले में करते थे कि कोफिशिएंट पावर बन जाता था, यहाँ पे भी कोफिशिएंट पावर बन जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पे आप लोग देखो, Pb की जो कंसेंट्रेशन है वो x है, लेकिन I की जो कंसेंट्रेशन है वो 2x है, 2x है और इसका स्क्वायर लगा हुआ है, ये रहा स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा मैं उधर करती हूँ, तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करवाओगे, पहले तो आप इसकी पावर खोलोगे तो 2 2 4 हो जाएगा, 4x² हो जाएगा, मल्टीप्लाई करवाओगे तो 4x³, क्योंकि ये x और ये x² मिलकर x³ बना लेंगे। अब इनसे जो यूनिट आएगा ना, हम यूनिट x को देख के निकालेंगे, x³ पर 3 है तो m की पावर 3 हो जाएगी, मोल की, या फिर क्योंकि m जो है वो मोल पर dm³ के बराबर होता है, ये जो m होता है एक m ये मोल पर dm³ के बराबर होता है, तो जो इसकी पावर होगी वो इन्हीं की पावर बन जाएगी, मोल के ऊपर क्यूब है और dm के ऊपर 9 आ जाएगा। ठीक है, जो भी वैल्यू है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर 3 है m के ऊपर तो मोल के ऊपर जो 1 है उससे भी 3 मल्टीप्लाई होगा, dm के ऊपर 3 है उससे भी 3 मल्टीप्लाई होगा, तो ये यूनिट निकल कर आएगा। उसके बाद तीसरी हमारे पास, अच्छा ये भी एक फॉर्मूला है दूसरे के लिए। दूसरी इक्वेशन क्या हो गई कि जब रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन x हो और दो प्रोडक्ट है उनमें से एक की x हो दूसरे की 2x हो, यानी कि डबल हो, 2 लगा हुआ हो यहाँ पे, तो फिर इस सिचुएशन में 4x³ फॉर्मूला निकल कर आएगा, सिंपल आपने ये लगा देना। तीसरी इक्वेशन कैसे हो सकती है कि CrOH3 है, ये ब्रेक हो रहा है Cr+3 के अंदर और
3 OH नेगेटिव के अंदर। यहाँ पे 3 क्यों लगाए, क्योंकि यहाँ पे 3 है OH। अगेन यहाँ पे CrOH3 की कंसंट्रेशन x हो गई। अगेन यहाँ पे Cr के साथ 1 लगा हुआ है तो इसकी कंसंट्रेशन भी x हो गई, लेकिन यहाँ पे OH के साथ 3 लगा हुआ है तो इसकी कंसंट्रेशन 3x होगी। KSP का फॉर्मूला बनाएंगे, ये Cr+3 आ गया, OH नेगेटिव आ गया और साथ में इसके साथ 3 है तो इसकी कोफिशिएंट पावर बन जाता है 3 हो जाएगा। इसके बाद अगेन यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन x थी तो मैंने Cr+3 की जगह x रखा। OH की कंसंट्रेशन 3x थी, 3x रखा। इसका अच्छा क्यूब निकालोगे, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 होता है, तो 27x एक क्यूब है और एक x ये रहा तो x की पावर 4, तो 27x पावर 4 हो जाएगा। अभी x4 को देखते हुए यूनिट निकालोगे तो m की पावर 4 हो जाएगा और मोल की पावर 4 अपॉन dm 12 हो जाएगा। तो आपने इस सिचुएशन का भी फॉर्मूला याद रखना है कि जब ऐसा हो कि रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो x है, प्रोडक्ट में एक के साथ 1 लगा हुआ तो उसकी x होगी और एक के साथ 3 लगा हुआ तो 3x, तो उनके लिए ये फॉर्मूला निकल कर आएगा 27x की पावर 4। आपको सिंपल सॉलिबिलिटी दी हुई हो, आप बस यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे और आंसर निकाल लोगे। और अगर अच्छा ये बताने का मकसद क्या है कि इसके अलावा भी अगर कुछ आता था, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 2 लगा होता, वैसे तो इस इक्वेशन में नहीं लगता लेकिन एक एग्जाम्पल तो मैं बता दूं, अगर यहाँ पे 2 लगा हुआ होता तो ये 2x होती कंसंट्रेशन, तो आप जब यहाँ पे फॉर्मूला लगते तो यहाँ पे 2x करके फॉर्मूला निकालते। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होगे। तो आप इस तरीके से इजीली फॉर्मूला निकाल के वैल्यू पुट करके आप उसको सॉल्व कर सकते हो इन केस इससे कुछ हट के आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आ जाते हैं हम अपने कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पे। तो यहाँ पे एक पास पेपर से रिलेटेड है, सॉलिबिलिटी ऑफ XY एक सॉल्ट है, उसकी सॉलिबिलिटी दी हुई है जो कि दी हुई है 0.001 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे नोटिसेबल बात क्या है कि ये ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में, जबकि हमारी सॉलिबिलिटी को मोल पर डीएम क्यूब में होना चाहिए। खैर अभी हम इसकी कन्वर्जन भी देखेंगे। और हमसे बोला है कि फाइंड KSP और मोलर मास दिया हुआ है XY का 100। अब जब हमें ग्राम पर डीएम क्यूब में कोई चीज दी हुई होती है तो हम उसे ग्राम पर डीएम क्यूब में नहीं रखते। केमिस्ट्री में रूल है कि जब कोई भी चीज का जो मास है वो मोल में लिया जाता है और वॉल्यूम या तो लीटर में ले लें या फिर डेसीमीटर क्यूब में। तो यहाँ पे हमें इस ग्राम पर डीएम क्यूब को मोल पर डीएम क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए ये लिखी हुई मैंने कन्वर्जन। कैसे होगा, ग्राम पर डीएम क्यूब से अगर आपको मोल m या फिर इसको मोल पर डीएम क्यूब भी कहते हैं, कैपिटल M यूज कर लो। या मोल पर डीएम क्यूब में अगर आपको जाना है तो आपको जो भी चीज दी हुई है आप उसको डिवाइड करवा दो उसके मोलर मास से या एटॉमिक मास से, तो आप मोल पर डीएम क्यूब में चले जाओगे। अगर आपको मोल पर डीएम क्यूब से ग्राम पर डीएम क्यूब में आना है तो जो भी मोलर मास है आप उससे वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा दो। अब यहाँ पे मुझे सॉलिबिलिटी दी हुई है 0.001, मुझे ग्राम पर डीएम क्यूब से मोल पर डीएम क्यूब में जाना है तो मैं क्या करूंगी, जो इसका मोलर मास दिया हुआ होगा इस सॉल्ट का, सॉलिबिलिटी को मैं उससे डिवाइड करवा दूंगी। कितना दिया हुआ है सवाल में हमें 100, तो मैंने क्या करा 100 से इसको डिवाइड करवा दिया तो मेरे पास आंसर आया 1 एक्सपोनेंट -5 मोल पर डीएम क्यूब। ये तो हमारा काम हो गया सॉलिबिलिटी के लिए। अब हम आते हैं अपने असल काम पे। यहाँ पे हमें XY सॉल्ट है, इसकी हमें कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है, कंसंट्रेशन कह रही हूँ इसकी, हमें सॉलिबिलिटी, वैसे सॉलिबिलिटी और कंसंट्रेशन एक ही बात है तो इसमें कोई कभी घबरा नहीं जाना कि अगर ऐसा कुछ आ जाए कि कंसंट्रेशन दी हुई है सॉलिबिलिटी नहीं दी हुई कंसंट्रेशन, तो वो एक ही बात है, यूनिट से आप पहचानो, ठीक है। अब XY है, इसकी कंसंट्रेशन हमें 1 एक्सपोनेंट -5 दी हुई है। x है इसके साथ कुछ नहीं है, 1 है मतलब, तो ये 1 एक्सपोनेंट -5 इसकी भी वही हो जाएगी और y के साथ भी कुछ नहीं है, 1 है तो इसकी भी 1 एक्सपोनेंट -5 हो जाएगी। KSP का फॉर्मूला लगाया, इन आयंस की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट होता है, तो मैंने सिंपल क्या करा, मुझे पता है दोनों की वैल्यू सेम है तो मैंने सिंपली दोनों का स्क्वायर कर दिया। इसका स्क्वायर खोलोगे -5 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा तो ये -10 हो जाएगा और 1 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 1 ही रहता है, 1 की पावर कुछ भी हो तो वो 1 ही रहता है। ये आंसर आया। तो हमारा फाइनली KSP का आंसर क्या आया, 1 और 10 की पावर -10। यूनिट अगर देखें तो जो मैंने बताया था इसका यूनिट होता है, यानी जो अब यहाँ पे देखो हमने x का स्क्वायर मैंने आया था आपको ऊपर फॉर्मूला बताया था कि जब दोनों की 1 1 हो वॉल्यूम तो हमारे पास फॉर्मूला बनता था x स्क्वायर, x के ऊपर स्क्वायर है यानी कि m के ऊपर स्क्वायर और मोल स्क्वायर अपॉन dm 6 इसका फॉर्मूला बनेगा।
अच्छा, अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा सेम है लेकिन इसमें थोड़ी सी अलग इक्वेशन दी हुई है। अगेन यहाँ पे एक सॉल्ट है X2Y जिसकी हमें सॉल्युबिलिटी दी हुई है 0.001 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। Kp निकालना है और मोलर मास दिया हुआ है 100। अगेन यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो सॉल्युबिलिटी दी हुई है उसको हम ग्राम पर डीएम क्यूब से मोल पर डीएम क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने क्या करा, मोलर मास से डिवाइड करवा दिया, इसका भी मोलर मास 100 दिया हुआ है तो इसको डिवाइड करवाएंगे, ये 1 और 10 की पावर -6 आंसर आ जाएगा। उसके बाद X2Y जो है इसकी हमें सॉल्युबिलिटी दी हुई है, ये निकाली हमने 1 एक्सपोनेंट -6x को कह लिया हमने इसे, ठीक है। जैसे हम इसको x कहते थे तो ये x हो गया। यहाँ पे अब यहाँ पे देखो आप लोग x2 है तो इसलिए मुझे x के साथ 2 लगाना पड़ा, तो ये जो है 2x हो जाएगा। इस वैल्यू को यानी कि 1 एक्सपोनेंट -6 को आप मल्टीप्लाई बाय 2 करवा दोगे तो 2 एक्सपोनेंट -6 हो जाएगा। और उसके बाद y नेगेटिव है, y के साथ 1 है तो इसीलिए जो x यहाँ पर है ये भी x होगा। हमने ऊपर फॉर्मूला पढ़ा था कि जब हमारे पास ऐसा सॉल्ट हो, ऐसी इक्वेशन हो जिसमें एक के साथ 2 लगा हुआ हो और एक के साथ 1 लगा हुआ हो, तो सिचुएशन में हमारे पास क्या था, 4x³ फॉर्मूला बन रहा था। अब वही काम किया मैंने, देखो 4x की वैल्यू क्या है, ये रही x की वैल्यू 1 एक्सपोनेंट -6, मैंने x का क्यूब कर दिया, 6 3 18 आया। और फिर इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 1 से 4 को तो 4 एक्सपोनेंट -18 आ गया आंसर, फाइनल आंसर। यूनिट हम मैंने कहा था x को देख के देखेंगे, तो x की पावर क्यूब है तो m की पावर 3 हो गई, या मोल क्यूब और tm 9। सही है, सिंपल है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, फाइंड Kp ऑफ, तीन हमें सवाल दिए हैं, तीनों के Kp निकालना है। पहला है कि सेमी मोलर सॉल्यूशन ऑफ BaSO4। सेमी का मतलब सेमी लिखा हो या फिर हेमी लिखा हो, इसका मतलब होता है हाफ, ठीक है, यानी कि 1/2 या फिर 0.5। तो यहाँ पे हमें यानी कि 0.5 m कंसेंट्रेशन दी हुई है BaSO4 की। इसको ब्रेक करा तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे भी 1:1 वाले रेशो वाली क्वेश्चन बन रही है। तो इस सिचुएशन में हमारा केस पे क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। x की वैल्यू हमें पता है 0.5, 0.5 का स्क्वायर करा तो 0.25। अच्छा, अगर कभी आप कंफ्यूज हो जाओ कि यार 0.5 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप इस सिचुएशन में क्या करो, ये जो पॉइंट है ना इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर लो। अगर मैं इस एक पॉइंट को आगे लेके जाऊंगी, मैं आपको करके दिखा देती हूँ, 0.5 है, अगर मैं इस एक पॉइंट को इस तरफ लेके जाऊंगी इधर, तो मेरे पास क्या होगा, जब भी हम पॉइंट को या डेसिमल को राइट साइड पे लेके जाते हैं तो हमारे पास वैल्यू कम होती है। तो ये 5 हो जाएगा और साथ में 10 की पावर -1 हो जाएगा। सही है, तो ये मेरे पास हो गया 5 10 की पावर -1। अब इसका मुझे स्क्वायर करना है, सवाल में देखो यहाँ पे 0.5 का स्क्वायर करना है। तब इसका स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और एक्सपोनेंट -1 है, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2। अब आप इसको वापस बैक कर लो, यहाँ पे पॉइंट था तो आप 2 डिजिट्स पीछे ले जाओ, 1 2, यहाँ पे पॉइंट लेके जाओगे तो 0.25 आंसर आएगा, और इससे पहले 0 लगा दो, 0.25 इस तरीके से आया है। कभी कंफ्यूजन हो तो आप एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर लिया करो, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास आंसर आ गया, x का ऊपर स्क्वायर था तो इसलिए m के ऊपर स्क्वायर आ गया, या फिर मोल स्क्वायर dm की पावर 6, दोनों यूनिट पूछे जा सकते हैं पेपर के अंदर। अच्छा, दूसरा सवाल है कि PbI2 है, Pb+2 और 2i में कन्वर्ट हो रहा है, 2 इसलिए लगाया, अगेन यहाँ पे i को बैलेंस करने के लिए i2 है, यहाँ पे 2 लगाया। कंसेंट्रेशन, अच्छा सॉरी, सवाल में कंसेंट्रेशन दी हुई थी, कंसेंट्रेशन देने का थोड़ा तरीका अलग है। देखो दूसरा वाला सवाल देखो आप लोग, क्या बोला हुआ दूसरे सवाल में कि डेसीमोलर सॉल्यूशन ऑफ PbI2। डेसी का मतलब क्या होता है कि 10 की पावर -1। सही है, तो यहाँ पे डेसीमोलर सॉल्यूशन यानी कि इसका मतलब क्या है कि 1 एक्सपोनेंट -1 हमें कंसेंट्रेशन दी हुई है। ये देखो 1 एक्सपोनेंट -1, ये हमारा x हो गया, ये भी x हो गया, लेकिन यहाँ पे 2 लगा हुआ है तो ये 2x हो गया। अगेन यहाँ पे देखो कौन सी वाली कंडीशन आ गई, 1:2 की कंडीशन आ गई। तो मैंने क्या फॉर्मूला बताया था इसके लिए कि अगर ऐसा हो तो 4x³ आ जाएगा।
4 एज इट इज रखा, एक्स की पावर हमें पता है, वैल्यू हमें पता है 1 एक्सपोनेंट -1 है, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू रखी, एक्सपोनेंट की वैल्यू निकाली, तो ये 1 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा तो -3 हो जाएगा, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 एक्सपोनेंट -3 हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। एक्स के ऊपर 3 था तो इसलिए एम के ऊपर भी 3 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब तीसरा सवाल ये रहा। तीसरे में बोल रहे हैं सेंटीमोलर सॉल्यूशन ऑफ CrOH3। सेंटीमोलर, अगेन सेंटीमोलर का मतलब क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। तो सेंटी का मतलब होता है 10 की पावर -2। यहाँ पे 1 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना भी लगाओ तो 1 एक्सपोनेंट -2 होता है सेंटी का मतलब। अब यहाँ पे मतलब हमें कंसंट्रेशन दी हुई है। तीसरा सवाल आप लोग देखो, अगर कंसंट्रेशन क्या दी हुई है 1 एक्सपोनेंट -2, इसको मैंने बोला ये x है, यहाँ पे भी x हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 3 लगा हुआ तो ये 3x हो गया। अब मैंने बताया था जब 1:3 का रेशियो तो हमारे पास फॉर्मूला निकल कर आता है 27 और x की पावर 4। मैंने क्या करा, बिना किसी टाइम वेस्टिंग किए मैंने डायरेक्टली 27 एक्स की पावर 4 लगा दिया। एक्स की पावर में होता है, पावर कह रही हूँ मैं, सॉरी, एक्स की वैल्यू हमें पता है कि 1 एक्सपोनेंट -2 है, तो मैंने यहाँ पे वो वैल्यू पुट कर दी। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 4 से 8 होता है, मल्टीप्लाई करवाया 27 से तो 27 और 10 की पावर -8 आंसर आ गया। यहाँ पे एक्स की पावर 4 थी तो यहाँ पे सॉरी 8 है, 8 नहीं होगा, यहाँ पे m की पावर 4 होगा, सही है। तो ये हमारे पास आंसर हो गया इसका। अब यहाँ पे थोड़े अलग क्वेश्चन है। अभी तक हमसे हमें सॉल्युबिलिटी दी हुई थी और हमें केस भी निकालना था। अब इस सवाल में हमें केस भी दी हुई है, अब हमें सॉल्युबिलिटी निकालनी है। तो अभी इसके संग थोड़े अलग क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि केस पी ऑफ BaSO4 इक्वल्स टू 1 एक्सपोनेंट -10 m²। फाइंड सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी निकालनी है, तो अब हम क्या करेंगे, बेसिकली सॉल्युबिलिटी का मैं आपको स्ट्रेट बता दूं, अगर सीधी सी बात है कि सॉल्युबिलिटी वो जो x होती थी ना, वो सॉल्युबिलिटी होती थी। पिछले सवाल में हमें x की वैल्यू गिवन थी, केस पे निकालते थे, अभी हमें x निकालना है, ठीक है। BaSO4 का सॉल्ट है, इसको ब्रेक करेंगे तो Ba +2 और SO4 -2 है। अगर आप देखो तो 1:1, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं लगा हुआ यानी कि 1 है, और यहाँ पे भी 1 है, तो यानी कि 1:1 की कंडीशन है। मैंने इसके लिए आपको फॉर्मूला बताया था कि अगर ऐसा होगा तो x² होगा। अगर आप कभी कंफ्यूज हो तो आप लोग खुद से भी कर सकते हो कि वैल्यूज को पुट करके आप फॉर्मूला बना सकते हो। तो x² है, केस की हमें कितना दिया हुआ है 1 एक्सपोनेंट -10, मैंने क्या करा 1 एक्सपोनेंट -10 किया। अब x के ऊपर स्क्वायर है, मुझे x की स्क्वायर की नहीं बल्कि x की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगी रूट कर दूंगी बोथ साइड्स, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 10 है, -10 है, क्योंकि देखो 1 के ऊपर आप रूट लगाओ कुछ भी लगाओ 1 1 ही रहता है, उसके ऊपर कोई भी पावर हो। 10 की पावर रूट का मतलब क्या होता है 1/2 कर दो 10 की पावर, यानी कि हाफ कर दो, तो हाफ करने पे -5, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। और सॉल्युबिलिटी का याद रखना x की पावर से कोई भी ताल्लुक नहीं है। केएसपी का यूनिट में x की पावर से ताल्लुक होता था, लेकिन सॉल्युबिलिटी का यूनिट फिक्स है। सॉल्युबिलिटी का यूनिट जो है वो मोल पर DM³ है, कुछ भी हो जाए इसका यूनिट यही रहेगा, x की पावर चाहे कुछ भी हो, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, ठीक है, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है। तो एक इसमें क्या है, अगेन यहाँ पे केस पी और PbI2 दिया हुआ है 4 एक्सपोनेंट -8। इस सवाल में भी हमें सॉल्युबिलिटी मालूम करनी है। तो PbI2 को अगर हम ब्रेक करते हैं तो क्या होता था, इसकी वैल्यू x होती थी, Pb + 2b x, लेकिन यहाँ पे 2 लगा हुआ है तो ये 2x हो जाता था। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था केस पी का जब 1:2 का रेशियो हो तो आप 4x³ कर दोगे। x हमें यहाँ निकालना है, मैंने क्या करा सबसे पहले तो उस 4 को उधर भेज दिया केस पी के नीचे, तो ये नीचे आ गया। केस पी की वैल्यू है 4 एक्सपोनेंट -18, तो ऊपर ये है, नीचे 4 को भेज दिया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब बचा 1 एक्सपोनेंट -18। अब यहाँ पे एक मसला है, ऊपर तो स्क्वायर था हमने रूट लगा दिया, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे क्यूब है, तो हम क्या करेंगे क्यूब रूट लगा देंगे। देखो रूट, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। क्यूब रूट का मतलब क्या होगा,
पावर 1/3। इसी तरीके से 4 रूट है तो पावर 1/4 हो जाएगी, 5 रूट है तो पावर 1/5 हो जाएगी। तो क्यूब रूट लगाए क्योंकि मुझे यहाँ पे क्यूब को कैंसिल करना है, तो पावर 1/3 हो गई, तो क्यूब से 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसकी भी पावर 1/3 है। 1/3 को -8 से इस तरीके से है कि ये 10 की पावर -18 है और ये मल्टीप्लाई हो रही है 1/3 से, तो आप कैंसिल कर दो। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो देखो यहाँ पे -8 था, -6 पावर हो गई। और हमारे पास फाइनल आंसर आ गया x का 1 एक्सपोनेंट -6। ये वो ऐसे सवाल हैं जो मैंने देखे हैं पिछले सालों में आ चुके हैं, और यहाँ पे मैंने आपको पूरी कोशिश की है कि आप इसको कम टाइम में बड़े सवाल को कर लो। सबसे बेस्ट तरीका तो ये है सोलिबिलिटी में कि आप फॉर्मूलाज को याद कर लो, और बाकी इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी सवाल आ चुके हैं उनको मैंने शॉर्ट ट्रिक से आपको समझा दिया। होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं, और इस लेक्चर में हमने ऑलमोस्ट सब कुछ ही कवर किया है जो फर्स्ट ईयर की बुक में, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक में है। थ्योरेटिकल चीज़ें भी और न्यूमेरिकल्स को हमने ई कैट और एमडी कैट की नज़र से देख के सॉल्व किया है, क्योंकि अगर आप बुक के मेथड से सॉल्व करोगे तो अगेन वो थोड़े लेंथी मेथड्स होते हैं और उनको करने में टाइम ज़्यादा लगेगा। तो आई होप आप लोगों को कोई क्यूरी अगर है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो। उसके अलावा आई होप आपको सब कुछ क्लियर होगा। तो इसी के साथ हम इस लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।